एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव विथ लव। तो यार आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मैं कल एक जनरल स्टोर पे गया, वहाँ पर मैंने कुछ सामान खरीदा और जब पे करने की बारी आई तो मेरे पे थोड़ा सा कैश कम पड़ गया। तो मैंने अंकल से कहा, अंकल मैं तो आपकी शॉप का रेगुलर कस्टमर हूँ, मैं कल परसों आके आपको पे कर जाऊँगा। तो अंकल ने भाई साफ मना कर दिया कि बेटा आजकल किसी का भरोसा नहीं कर सकते, अगर तुम पे कैश नहीं है तो तुम ऑनलाइन पेमेंट कर दो। वैसे भी फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे इन सब का ज़माना है, तुम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दो। तो यार इस इंसिडेंट से ना मेरे को एक बात समझ में आएगी, यार आजकल लोगों को ट्रस्ट इश्यूज बहुत डेवलप हो गए हैं, वो आसानी से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। तभी तो बिजनेस में ज़्यादातर डील्स आजकल एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ले चुकी हैं। छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन को भी आजकल लोग एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे करते हैं। तो इससे आपको थोड़ा बहुत हिंट तो मिल ही गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक ऑन लाइक बटन एंड डू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट अबाउट माय वीडियोस। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है ये एक्चुअली इनेक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872 को, लेकिन ये 25 अप्रैल से ही फोर्स में नहीं आया। इसको फोर्स में आने में 5 मंथ्स का टाइम और लगा, यानी कि ये फोर्स में आया 1 सितंबर 1872 को। और ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये एक्चुअली एक प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है, क्योंकि ये हमारे इंडिपेंडेंट होने से पहले इनेक्ट हुआ था, इसलिए इसे प्री इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहा जाता है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं और उन सेक्शंस को समझने के लिए इनको अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है। जैसे कि सेक्शन 1 से लेकर 75 तक है जनरल प्रोविजंस। इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड गारंटी, जो कि सेक्शन 124A से 147 तक डिफाइंड है। इसके बाद आता है बेलमेंट एंड प्लेज, जो कि सेक्शन 148 से 181 तक डिफाइन किया गया है। इसके बाद आता है एजेंसी, जो कि डिफाइंड है 182 से लेकर 238 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने बीच में कुछ सेक्शंस को मिस कर दिया। उसका रीज़न एक्चुअली ये है कि जो सेक्शन 76 से लेके 123 तक था सेल्स ऑफ गुड, उसे 1930 में अलग करके एक सेल्स ऑफ गुड एक्ट बना दिया गया, जिसको नाम दिया गया और सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। और ऐसे ही जो ये कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट यानी कि पार्टनरशिप जो था, जो सेक्शन 239 से लेके 266 तक डिफाइंड था, उसे भी 1932 में सेपरेटली एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करके एक नया एक्ट क्रिएट कर दिया गया। अब हम चलते हैं कि यार एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे। तो यार कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन आज हम सिर्फ एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है और उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं हम ये देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके हम इस कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि यार मैंने अभी अभी ड्राइव करना सीखा है, तो मैं अपनी ड्राइविंग स्किल्स को परफेक्ट करना चाहता हूँ, और ताकि मैं जब कोई नई कार खरीदूँ तो मैं उससे कोई डैमेज ना कर दूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी मैं अपनी स्किल्स को परफेक्ट करने के लिए कोई एक सेकेंड हैंड कार ले लूँ। तो मैं अपने एक फ्रेंड को अप्रोच करता हूँ, उसके पास 2-3 कार है, तो मैं उसको ऑफ़र करता हूँ कि यार तेरे पास जो रेड कलर की कार है उसको मेरे को अच्छी भी लगती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो रेड कलर की कार तू मेरे को सेल कर दे, क्योंकि यार मैंने अभी अभी ड्राइविंग करना सीखा है, मैं अभी सेकेंड हैंड कार से अपनी स्किल्स को परफेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये जो मैंने ऑफ़र अपने फ्रेंड को दिया कि मैं उसकी रेड कलर की कार खरीदना चाहता हूँ, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में कहते हैं प्रपोजल। और प्रपोजल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 2A में डिफाइंड है। ये जो सेक्शन 2 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, ये डेफिनेशन या फिर इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स डिफाइंड है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ होती हैं। तो उसका जो पहला टर्म है सेक्शन 2A प्रपोजल, वो ये कहता है when a person signifies to other his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other, such act or absistence he is said to make a proposal। यानी कि जब कोई इंसान सामने वाले इंसान को अपनी विलिंगनेस किसी काम के करने या ना करने की बताता है और उसी के साथ उसकी मंजूरी लेना चाहता है, इसे प्रपोजल देना कहते हैं। अब मैंने अपने फ्रेंड को एक प्रपोजल दिया कि भाई मैं तेरी रेड कलर की कार खरीदना चाहता हूँ। अब मेरा फ्रेंड उसके ऊपर सोचेगा और सोचने के बाद वो एक डिसीजन लेगा। या तो वो मेरे ऑफ़र को मना कर देगा कि यार मैं अपनी कार सेल नहीं करना चाहता, मैं उसे अभी अपने पास ही रखना चाहता हूँ, या फिर वो मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर मेरे फ्रेंड ने मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करा, यानी कि मेरा जो प्रपोजल था उसे अगर मेरा फ्रेंड एक्सेप्ट करता है, तो वो बन जाता है एक प्रॉमिस।
और प्रॉमिस जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब जो ये प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है एक प्रॉमिस। लेकिन अब मेरा फ्रेंड मेरे सामने एक और बात रखता है कि यार मैं तो तेरे को अपनी कार सेल करूँगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? अब मैं तेरे को अपनी कार दे रहा हूँ तो बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए, मुझे भी तो कुछ कंसिडरेशन के रूप में मिलना चाहिए ना। तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई इस समय जो तेरी कार की सेलिंग प्राइस चल रही होगी, मैं उतना कैश तेरे को पे कर दूंगा। तो ये जो कैश मैं अपने फ्रेंड को दूंगा, ये मेरे फ्रेंड के लिए हुआ कंसिडरेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कंसिडरेशन को क्यों मेंशन कर रहा हूँ, ये तो ऑब्वियसली बात है। उसका रीज़न ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो कंसिडरेशन है ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2D में डिफाइन किया गया है। इसको हम जनरली ये कह सकते हैं कि जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज एंटर करती हैं तो वो किसी न किसी कंसिडरेशन के साथ एंटर करती हैं। कुछ ना कुछ कंसिडरेशन उन्हें उस कॉन्ट्रैक्ट से मिल रहा होता है। मेरे लिए कंसिडरेशन है ये कार, कि मेरे को इस कॉन्ट्रैक्ट से एक कार मिलेगी, और मेरे फ्रेंड के लिए कंसिडरेशन हुआ कैश की, जो कार वो मुझे देगा उसके बदले उसे कैश मिलेगा। अब जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन, यानी कि जो सेक्शन 2D में कंसिडरेशन डिफाइंड है, जब वो और प्रॉमिस एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वो बन जाता है एक एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट डिफाइंड है सेक्शन 2E के अंदर। अब यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस था एक बार हम उसे रिवाइज करते हैं, फिर जानेंगे कि ये एग्रीमेंट होता क्या है। तो पहले तो यार मैंने अपने फ्रेंड को एक ऑफ़र दिया कि मैं तेरी कार खरीदना चाहता हूँ। फिर मेरे फ्रेंड ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद वो बन गया एक प्रॉमिस, और जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन ऐड हुआ तो वो बन गया एक एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2E में डिफाइंड है, जो कि कहता है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी कि कोई एक प्रॉमिस या बहुत सारे प्रॉमिस के साथ जब कोई कंसिडरेशन ऐड होता है तो वो बन जाता है एक एग्रीमेंट। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार एग्रीमेंट को ही तो हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट मेरे को लिखना चाहिए था। लेकिन लॉ के अंदर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दो अलग अलग टर्म्स होती हैं। इसको समझने के लिए हमें एक लाइन समझनी पड़ेगी, जो है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो लाइन है ये कहती है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे एक तरीके से एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो सारे एग्रीमेंट हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हों। इस लाइन को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे को एक पार्टी में जाना है। अब पार्टी में जाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं कोई नई ड्रेस पहन के जाऊँ, तो मैं पहले तो ऑनलाइन साइट यानी कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कोई सी भी साइट, मान लीजिए फ्लिपकार्ट से एक ड्रेस सेलेक्ट करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद आती है। तो मैं उसकी जो भी MRP होती है वो ऑनलाइन पे कर देता हूँ फ्लिपकार्ट को, और अब फ्लिपकार्ट की ड्यूटी होती है कि उस ड्रेस की डिलीवरी वो मेरे को दे। लेकिन कुछ टाइम बाद फ्लिपकार्ट डिलीवरी नहीं देती है, मतलब कुछ टाइम चला जाता है लेकिन अभी तक मेरे को उस ड्रेस की डिलीवरी नहीं मिली होती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? तो ऐसी सिचुएशन में मैं या तो फ्लिपकार्ट से बोलूँगा कि यार या तो तुम मेरे को ड्रेस सेंड कर दो जो मैंने सेलेक्ट करी थी और जिसको मैंने पे कर दिया, या फिर आप मेरे पैसे रिटर्न कर दीजिए अगर आप मेरे को ड्रेस सेंड नहीं कर पा रहे। और अगर फ्लिपकार्ट इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन फॉलो करने से मना करता है तो मैं इसमें लॉ की हेल्प ले सकता हूँ, ताकि फ्लिपकार्ट अपना जो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसे पूरा कर सके। यानी कि मैं लॉ से उसे फोर्स करवा सकता हूँ फ्लिपकार्ट को कि वो अपना पार्ट जिसमें उसने मेरे साथ एग्रीमेंट करा था उसे पूरा करे, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता हूँ। अब ये तो हो गई एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ। अब चलिए चलते हैं उसी पार्टी में, और इस बार मैं ऑनलाइन कोई ड्रेस नहीं देखता हूँ, मैं अपने एक फ्रेंड को अप्रोच करता हूँ। ये वही वाला फ्रेंड है जिससे मैंने कार खरीदी थी, और मैं इस फ्रेंड से कहता हूँ कि यार मेरे को एक पार्टी में जाना है, तो तेरे पे जो नई ड्रेस है जो तू अभी नहीं पहन रहा है वो मुझे पार्टी में पहनने के लिए दे दे, और बदले में तू भी मेरे साथ पार्टी में चली हो। तो मेरा फ्रेंड खुश होकर बोलता है ठीक है यार, मैं तेरे साथ पार्टी में भी चलूँगा और मैं तेरे को अपनी ड्रेस भी दे दूँगा। अब जिस दिन पार्टी होती है मैं अपने फ्रेंड से बोलता हूँ कि यार तू चल रहा है ना और मैं ड्रेस लेने आ रहा हूँ, तो मेरा फ्रेंड मुझे मना कर देता है कि यार सॉरी, मैं पार्टी में भी नहीं आ रहा और मेरे को ड्रेस भी नहीं दे पाऊँगा, सॉरी, मैं मना कर देता है।
तो क्या ऐसी सिचुएशन में लॉ मेरी हेल्प करेगा? जी नहीं, ऐसी सिचुएशन में लॉ मेरी हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा। कहने को मेरे फ्रेंड और मेरे बीच में भी इस ड्रेस को लेके एक एग्रीमेंट हुआ था कि हाँ, उसने मुझसे एग्री किया था, मेरा प्रॉमिस किया था कि वो मेरे को अपनी ड्रेस देगा और बदले में मैं उसे पार्टी में भी ले जाऊँगा, लेकिन बाद में वो मना कर देता है। और ऐसी सिचुएशन में लॉ भी मेरी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। बल्कि जो दूसरी सिचुएशन थी, जब मैंने फ्लिपकार्ट से जो ड्रेस ऑर्डर करी थी, उस सिचुएशन में अगर फ्लिपकार्ट अपना पार्ट पूरा करने से मना कर देगा तो लॉ मेरी हेल्प ज़रूर करेगा। यही डिफरेंस, ये जो लॉ का जो इम्पोर्टेंस होती है किसी भी एग्रीमेंट को पूरा कराने में, यही एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। अब इसे थोड़ा लीगली समझते हैं कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, जो कि डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H के अंदर। ये कहता है कि जो एग्रीमेंट लॉ से एनफोर्सेबल हो सके उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसको अपन जनरली ये कह सकते हैं कि बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होते लॉ से। लेकिन जिस भी एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी ऐड हो जाती है, हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब यहाँ तक का जो भी प्रोसेस था एक प्रपोजल से कॉन्ट्रैक्ट बनने का, अब हम उसे रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले तो यार एक प्रपोजल होता है। कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक ऑफ़र देती है किसी काम को करने या ना करने की। फिर जो सामने वाली पार्टी होती है वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करती है और एक्सेप्टेड प्रपोजल बन जाता है एक प्रॉमिस। और जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है एक एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसमें एक लॉ का इम्पोर्टेंस आती है, एनफोर्सेबिलिटी ऐड होती है, तभी वो बनता है एक कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एनफोर्सेबल बाय लॉ होना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से फॉर्म होता है एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बने रहिए मेरे साथ लॉ विथ लव पर फॉर गेटिंग मोर अमेजिंग वीडियोस ऑन लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।